जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इशू ऑफ शेयर्स, रिवीजन एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। पिछले क्लासेस में हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया था, कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि सीयूईटी के क्वेश्चंस में बेसिकली कुछ ज़्यादा थ्योरीज के पार्ट से ही इस चैप्टर से क्वेश्चंस किए जाते हैं। साथ साथ हम रिवीजन भी कर लेंगे जो आज तक हमने पढ़ा है। तो अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे तो इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक्स का चैप्टर का पूरा रिवीजन हो सकता है। तो इस तरह से हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे के इस टॉपिक में हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स के फर्स्ट पॉइंट में हम ध्यान देंगे कि जब हम बात करते हैं कंपनी को शेयर्स की ज़रूरत होती है तो कंपनी अपने फर्म्स के लिए या अपने और काम करने के लिए कहाँ से पैसा इशू करेगी और पैसे का इस्तेमाल कहाँ से करती है, और इसके लिए वो चाहे वो कंसिडरेशन ऑन कैश करे चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल में ये जो सीक्वेंस है याद रखो, एक बार सीयूईटी के सवाल में सीक्वेंस पूछ दिया गया था कि सबसे ज़्यादा बैलेंस शीट में किस सीक्वेंस में शेयर कैपिटल्स को लिखा जाता है। तो आप इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा। पहले सबसे ज़्यादा लेवल हाई एथराइज शेयर कैपिटल का है, उसके बाद आपके पास होता है इशूड शेयर कैपिटल का, और ये दोनों के बारे में ये भी याद रखिएगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल हो चाहे इशूड शेयर कैपिटल हो, ये हो या ये हो, इन दोनों को बैलेंस शीट में लिखते तो हैं लेकिन हम उनको टोटल करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से। थियोरेटिकल पार्ट में देख लो ऑथराइज शेयर कैपिटल का क्या मतलब है। जो रजिस्टर्ड करने टाइम पे कंपनी ने को ऑथराइज किया है आरओसी ने कि कितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल लेकर चलेगी, उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। इशूड शेयर कैपिटल किसको कहते हैं? इट इज द टोटल ऑफ द शेयर्स विच इज इशूड टू द शेयर होल्डर्स, दिस में बी लेस देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये सीक्वेंस याद रखिए। अगर सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू का होता है तो ऑथराइज मैक्सिमम होगा, इशूड उसके बाद होगा, सब्सक्राइब्ड उससे कम होगा, कॉल्ड अप और पेड अप ये बराबर तो हो सकते हैं लेकिन एक सीक्वेंस दूसरे को, एक सीरियल जो हायरार्की दूसरे को सरपास नहीं कर सकता, ओवरपास नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज से ज़्यादा हो जाए, सब्सक्राइब्ड इशूड से ज़्यादा हो जाए। अगर हो भी जाएगा तो हम इशूड तक ही कर सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको। सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं? इज द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ये लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, और हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होगा? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वो पार्ट, अब समझ लो इसको, ऑथराइज जिसको कंपनी ने कहा था कि इतने का मैक्सिमम शेयर कैपिटल रख सकती है, आरओसी ने बताया। इशूड शेयर कैपिटल क्या? उसमें से मान लो हमारे पास 10,000 रुपीज शेयर्स का था, हमें ऑथराइज थे 10,000 शेयर्स के लिए, हमने इशू कितना किया? 5,000 शेयर। तो ऑथराइज 10,000, 5,000 इशूड। उस इशूड में से पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया मान के चलो 4,500, या पूरा 5,000 जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया वो सब्सक्राइब। अब 5,000 शेयर्स में से हमने 2 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा था, 2 रुपया कॉल पे मांगा था, जितना मांग लिया पैसा वो आता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और जितना कंपनी को शेयर होल्डर्स ने पैसा पे कर दिया है उसको क्या कहते हैं? उसको हम पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। इस तरह से ये सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस से कितनी 2 बार सवाल पूछ चुका है सीयूईटी आपका, और अगर सीक्वेंस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर वो इशू आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स के कुछ एक्सपेंशंस। किन किन चीज़ों में? एक्सपेंशन ऑफ शेयर्स कैपिटल। जैसे आपने देखा शेयर कैपिटल को कि शेयर कैपिटल क्या होता है, तो उस शेयर कैपिटल्स के बाद आपके पास उसका एक्सपेंशन है। कभी कभी आपके पास शेयर्स राइट इशू में भी हो सकते हैं और बोनस में इशू कर सकते हैं। आईपीओज, ये कुछ वर्ड्स है जो कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, समझ लो। राइट इशू और बोनस शेयर उस शेयर्स को कहते हैं जब किसी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पहले शेयर इशू कर रखे थे और उसके बाद दोबारा उसको इशू करना है शेयर, तो वो एक राइट होता है शेयर होल्डर्स का कि पहले उसको शेयर इशू किया जाए। या कभी कभी कंपनीज के पास ये होता है कि अपने प्रीवियस शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में कुछ शेयर इशू कर दे, डिविडेंड ना देने की जगह पे शेयर्स को इशू कर दे, तो उसको हम बोनस शेयर कहते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पहले शेयर देंगे, हम इस कैटेगरीज के शेयर होल्डर को पहले शेयर देंगे। तो अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए दिया जा रहा है, इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए, तो उसको हम कहते हैं कंपनी में एक बल्क अलॉटमेंट टू एन इंडिविजुअल, कंपनीज वेंचर कैपिटल और में अदर पर्सन थ्रू ए फ्रेश इशू ऑफ शेयर, इट इज नोन एज प्रेफरेंशियल। इन शॉर्ट याद रखना है, बोनस शेयर किसको कहते हैं? जिसके पास पहले से शेयर हो
उसको दोबारा देना बोनस शेयर। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं हम उसको शेयर अलॉटमेंट में, तो उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और आपके पास ये दोनों, तीसरा चीज़ आपके पास है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है आईपीओ। बहुत नाम सुनते होगे किस कंपनी का आईपीओ, मतलब पहली बार जब कोई कंपनी शेयर मार्केट्स के थ्रू शेयर बेचना शुरू करती है, तो पहली बार जब शेयर बेचती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से आते हैं, या इसको हम आईपीओ के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक में होता है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूं कि अगर शेयर इशू होता है पार पे तो क्या कर ट्रीटमेंट करते हैं, क्या शेयर इशू होता है प्रीमियम पे तो क्या डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग के पार्ट से हटकर हम थ्योरेटिकल पार्ट पे आज चल रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में याद रखोगे, इफ ए कंपनी इशूज इट्स शेयर एट ए प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू द शेयर्स आर सेड टू बी हैव बीन इशूड एट ए प्रीमियम। कि अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा अगर पे इशू कर रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रीमियम पे। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम अमाउंट। मतलब 10 का शेयर था, 10 के शेयर को आपने 15 में बेचा है, तो डिफरेंस 5 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। फेस वैल्यू, सवाल कभी कभी पूछे व्हाट आर द फेस, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। द वैल्यू विच इज प्रिंटेड विच इज फिक्स्ड बाय द कंपनी इन मेमोरेंडम इज फॉर इट्स शेयर डिनोमिनेशन इज नोन एज शेयर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो शेयर का वैल्यू है और जिसमें वो बेचा गया है वो दोनों का डिफरेंस होगा, उसको हम कहते हैं प्रीमियम। और जिस वैल्यू पे बेचा जाता है उसको मार्केट वैल्यू। इन शॉर्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर माइनस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज द वैल्यू ऑफ प्रीमियम कह सकते हैं हमें। आया कहता है फॉर एग्जांपल इफ ए शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट 12 it is said have been issued at a premium of ₹2 per share. The money received as a premium is transferred to security premium account. यहाँ पे हम याद रखिएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं लिखते, हम इसका वर्ड लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अमाउंट का यूटिलाइजेशन के लिए कंडीशंस लगाता है। कहता क्या है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कि अगर आपके पास ये पैसा आ रहा है, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई पैसा आ जाता है तो आप उस पैसे का इस्तेमाल किस काम में करेंगे, उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसके लिए क्या अमाउंट कर सकते हैं, किस जगह यूटिलाइजेशन करते हैं, बहुत बार पूछा गया इससे सवाल कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि कंपनी रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड दे आर फ्री टू यूटिलाइज दैट इन एनी केसेस। नहीं, उसके लिए ये फिक्स्ड पॉइंट्स दे रखे हैं, जिससे कभी कभी सीयूईटी में बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या इन चीज़ों के लिए एसपीआर का अकाउंट इस्तेमाल हो सकता है, एसपीआर का पैसा इस्तेमाल हो सकता है। तो ये याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इन कामों में होगा। पहला क्या होगा, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है तो आप कंपनी में बोनस शेयर इशू कर दीजिए, क्योंकि बोनस शेयर शेयर होल्डर्स पैसे तो देंगे नहीं। तो हम ये मान के चलेंगे जो पैसा मेरे पास प्रीमियम में था उस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो पहला काम होता है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, मतलब कुछ भी कॉल्ड अप अमाउंट नहीं है। 10 का शेयर था, 10 रुपये हमने बोनस पे इशू कर दिया, उतने रुपये का शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैलेंस शीट में के लायबिलिटी साइड जो कह सकते हो, उस लायबिलिटी साइड में आपके पास वो भी रखा होगा शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है घट जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, जिससे बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश आना नहीं है तो इसलिए एसेट साइड में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। पहला क्या है, इश्यू ऑफ शेयर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। दूसरा, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू कवर इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, the to expenses which is done for the purpose of setting of the company। कंपनी के बनाने से पहले, इनकॉर्पोरेशन के पहले के खर्चों को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ कंपनी के पड़े हुए हैं तो उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, किसके थ्रू, हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू। दूसरा का अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स दो तरीके के होते हैं जनरली, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करना, इक्विटी शेयर रिडीम नहीं हो सकता, प्रेफरेंस शेयर एक टाइप का लोन भी है, तो उसको अगर रिडीम करना चाह रहे हो और अगर रिडीम करना चाह रहे हो प्रीमियम पे, तो प्रीमियम और रिडम्पशन को का पैसा आप यहाँ से दे सकते हैं। परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, जिसको कभी कभी किताब लिखता है बाई बैक ऑफ द शेयर। कंपनी के पास मार्केट में शेयर्स पड़े हुए हैं, कंपनी को लग रहा है कि मेरे शेयर्स की वैल्यू ठीक है या कम है, तो कंपनी चाहती है अपने शेयर्स को खरीद कर खुद रख ले। मतलब अगर 50, मान लो फॉर एग्जांपल 51
50% ऑफ द शेयर कंपनी की मार्केट में है, कंपनी की होल्डिंग 49% की है, कंपनी चाहती है 5% शेयर खुद खरीद ले, तो और वो कैसे करेगी, मार्केट में एज इन्वेस्टर उतरेगी और मार्केट में एज इन्वेस्टर वो शेयर्स को परचेस कर लेगी। तो इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, उसके लिए फंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का फंड इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट के रूप में मैं बता दूँ, एक बार सवाल इस तरह के भी आए कि अगर किसी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंस्टॉलमेंट पे शेयर्स इशू किए गए हैं और ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि बता रहा है कि आपका अलॉट पैसा जो है प्रीमियम का किस कॉल पे मांगा जाएगा, फर्स्ट कॉल पे कि आपके पास एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट पे, तो याद रखिए अगर प्रीमियम का, अगर शेयर इशू किया गया है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का पैसा कहीं ना कहीं तो कॉल मांगा जाएगा। तो वो प्रीमियम का पैसा आपको जो मांगा जाएगा वो कहाँ मांगा जाएगा, अलॉटमेंट वाले इंट्रीज में करेंगे, अलॉटमेंट वाले कॉल पे मांगेंगे। वो आपको अगर हर अलग अलग कॉल दे रखा कि फर्स्ट कॉल में इतना, सेकंड कॉल में इतना, अलॉटमेंट में इतना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम का जो पूरा वैल्यू है वो अलॉटमेंट की एंट्री में हम कैलकुलेट करेंगे। ये एक नोट हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला पार्ट पे आते हैं इश्यू ऑफ शेयर और डिस्काउंट। पहले एक टॉपिक पढ़ा करते थे हम, इश्यू ऑफ शेयर और डिस्काउंट। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज द शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है कि शेयर इशू होता है प्रीमियम पे, पार पे एंड डिस्काउंट पे। तो नहीं, याद रखो जब से 2013 का सेक्शन आया है, सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स करता है कंपनी को शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए। क्यों करता है, लॉ के क्लासेस में अगर कभी पढ़ोगे आगे चल के तो वो समझोगे, क्योंकि शेयर को कम दामों पे बेचने से आप मार्केटेबिलिटी खत्म कर देते हैं, अपनी कंपनी का फेथ खत्म करते हैं, इसलिए कैपिटल का भी डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते हैं। तो ये याद रखोगे सेक्शन 53 कहता क्या है कि शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एंड इन सच शेयर इशूड आर डीम्ड वॉइड। अगर मान लो किसी कंपनी ने कर भी दिया डिस्काउंट पे कि 50,000 का शेयर उसने 30,000 में कर दिया, तो वो कहलाता है, आपके पास क्या है, वो कहलाएगा वाइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, मतलब कि वो शेयर सेल किया ही नहीं जा सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा शेयर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कंपनीज एक्ट ने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं सेक्शन 54 में। कहता है कि एक्सेप्शन ऑन इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, द शेयर्स व्हिच इज इशूड टू द एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग देम ए बूस्ट अप इनटू द टू वर्क इनटू द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज स्वेट इक्विटी। से स्वेट का मतलब समझ ही रहे हो, पसीना है। तो वैसे लोगों को जो अब कंपनी में काम कर रहे हैं उनको अगर कोई इक्विटी शेयर दिया जा रहा है और वो तब उसको कम पैसे पे दिया जा सकता है कि 500 का शेयर था उसको हम, या 10 रुपये का शेयर था उसको हम 8 रुपये में दे रहे हैं। तो ये काम कहता है, क्योंकि ये बिजनेस में के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बेनिफिशियल्स के लिए है। तो कहता है सेक्शन 54 अलाउज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश इन फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर एक्सपर्टीज, नो हाउ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, अदर देन कैश है। मतलब इन शॉर्ट याद रखो, कैश पे शेयर डिस्काउंट पे नहीं इशू होगा, अदर देन कैश में ये किया जा सकता है। नटसेल में याद रखो, तो पहला एक्सेप्शन ये है। दूसरा कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ए कंपनी may issue share at a discount to its creditor when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution। अब कहता है क्या, अगर मान लो आपका किसी को, आपने किसी से लोन ले रखा है, फर्म ने किसी को लोन से ले रखा है और उस लोन को पेमेंट करना चाह रहे हैं और पेमेंट करने के लिए फंड्स नहीं है, तो कंपनी ये कर सकती है कि मान लो 5 लाख रुपए का लोन था किसी का और कंपनी लोन पे नहीं कर रही है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको, तो कंपनी ये चाह रही है, या जो जिसने लेंडर है जो लोन का, वो दोनों मिलके कंसेंट करते कि 5 लाख रुपए के लोन के बदले मुझे 6 लाख रुपए का शेयर दे दो। तो क्योंकि वैल्यू शेयर का कम हो जा रहा है, हमने कम पैसे के लिए ज़्यादा शेयर दिया, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा इशू करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये 1 लाख रुपए का जो डिस्काउंट है वो हम शेयर को इस तरह से डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो ये 2 केसेस हैं जहाँ पे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बाकी अदर केसेस में नहीं। अब कंपनीज क्या करती है कि शेयर इशू किया पब्लिक के पास, अब पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है। तो अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी 3 तरीके का है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन किसको कहते हैं, कंपनी में रिसीव एप्लीकेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी हैज ऑफर्ड टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन, आपको जर्नल एंट्री के पार्ट को मैंने यहाँ हटा दिया क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं जर्नल एंट्री में। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कि फुल सब्सक्रिप्शन हो,
आपके पास या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, हमें ध्यान रखना होगा एप्लीकेशन के केस में जितना शेयर का पैसा आ चुका है एप्लीकेशन की एंट्री उतने पैसे से होगी। अगर कम शेयर सब्सक्राइब हुए हैं तो कम से, ज़्यादा हुए हैं तो ज़्यादा से, और अगर आपके पास बराबर इशूड किए हैं तो जितना इशू किया तो उतने अमाउंट से। बट शेयर कैपिटल में आपके पास ध्यान देना होगा कि अगर फुल सब्सक्रिप्शन है तो जितना शेयर इशूड था उसी से करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जितना सब्सक्राइब्ड हुआ इससे। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी हमें देखना होगा कि जितना हमने इशूड किया था उससे ज़्यादा हम शेयर कैपिटल अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये फुल सब्सक्रिप्शन क्या कहता है, जितना हमने इशू किया था उतना पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं कि इसको हमने 5 लाख शेयर बेचने की सोची थी, पब्लिक ने 3 लाख रुपए का शेयर ही, या 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स था तो 3 लाख ही सब्सक्राइब्ड हुआ, तो ये कहलाता अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे कंपनीज लॉ आ जाएगा कि अगर आईपीओ है तो 90% से ज़्यादा नहीं इशू होगा, तो फिर उसके लिए क्या कंसिडरेशंस होंगे वो अलग मैटर है। आगे कहता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, व्हेन ए कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, it is a case of over subscription. A company cannot allot more shares than what it is offered. अब समझ में आया कि कंपनी कभी भी अलॉट नहीं कर सकती उतने सारा जितना उसने ऑफर किया था, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अब कंपनी के पास ऑप्शंस क्या क्या है, अगर मान के चलो मैंने ऑफर किया कि 5000 शेयर्स को मैं बेचना चाहता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स 5000 थे, पब्लिक ने एप्लीकेशन कर दिया 6000 शेयर्स का, लोगों ने अप्लाई कर दिया 6000 शेयर का। कंडीशन ये है कि हम फिर 5000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं क्योंकि हमने इशूड किया था। अभी हमने सीक्वेंस देखा, इशूड से ज़्यादा कभी भी अलॉटेड या सब्सक्राइब नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो प्रोवाइडेड हैं इस स्लाइड्स में। अब पैसा ज़्यादा आ जा रहा होगा तो हम जो इफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और पार्टली एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर मोर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड, आप कहता क्या कि अगर आपके पास पैसा आ चुका एक्सेस इंस्टॉलमेंट में, मान लो 5000 लोगों ने हमने इशू करना था, 6000 लोगों ने अप्लाई किया, तो अब 3 केस है, या तो आप उनका पैसा वापस कर दीजिए, जो सेकंड एंट्री बैंक, पहला एंट्री क्या क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट से जो एप्लीकेशन का वैल्यू और जितना नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हो चुके हैं, सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं, उतने से हमने एंट्री पहला किया होगा। दूसरी एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन को उतने से ही करेंगे जितने से हमें पैसा आया होगा, लेकिन जो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम लिखते हैं उस शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना से करेंगे हम, जितना हमारे पास ऑथराइज थे, मतलब जितना शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किया था, इशूड किया था। और एक्सेस पैसे का मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक्सेस पैसे को या तो हम रिफंड कर दें, जिन शेयर होल्डर्स को हम शेयर इशू नहीं कर पा रहे हैं उनको या तो पैसा हम वापस कर देते हैं, तो उसके लिए हम टू बैंक करेंगे, या कॉल्स इन एडवांस कर लेंगे हम। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है या तो कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं या फिर वेरियस कॉल्स लिखते हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब हम जब एडजस्ट कर लेंगे, या अगर नहीं लिखा हुआ होगा, अगर लिखा होगा नहीं अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल में इतना पैसा गया कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे इस कॉल्स इन एडवांस की जगह पे आप लिख सकते हैं टू फर्स्ट कॉल, टू अलॉटमेंट, टू सेकंड कॉल, जो भी आपके पास जहाँ जहाँ ये पैसा एडजस्ट होगा उन सबको आप नाम के साथ भी लिख सकते हो। यह हुआ आपके पास एक्सेस मनी अगर आपके पास आया है तो उसका क्या कर सकते हो। अब अगला टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। थ्योरेटिकल पार्ट में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में कभी कभार क्वेश्चंस जो है वो आपके इंटरेस्ट के रेट पे भी पूछा जाता है, तो आप 2 इंटरेस्ट का रेट याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे शॉर्टकट में याद रखो, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर कहते किसका, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी कॉल का पैसा उस कॉल के मांगे जाने से पहले या ड्यू से पहले पे कर दिया गया हो तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे, और अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा ड्यू होने के बाद अगर नहीं पे किया हो तो उसको कॉल्स इन एरियर कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस कंपनीज के इश्यू ऑफ शेयर में होते रहते हैं, क्योंकि आपने अगर 5000 शेयर होल्डर्स को इशू किया है शेयर, तो हो सकता है उनमें कुछ शेयर होल्डर्स आर अनेबल टू पे एट दैट मोमेंट व्हेन यू आस्क्ड फॉर द मनी, तो वो अमाउंट जो है वो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। अगर अकाउंटिंग की भाषा में समझो तो कॉल्ड अप अमाउंट और पेड अप अमाउंट का डिफरेंस जो है वो कॉल्स इन एरियर है। अगर वो कॉल्ड अप अमाउंट ज़्यादा है, पेड अप कम है तो कॉल्स इन एरियर, अगर कॉल्ड अप कम है, पेड अप ज़्यादा है तो वो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखें, इफ ए शेयर होल्डर पेज एन अमाउंट टू द कंपनी बिफोर इट्स डिमांडेड, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस।
The amount is put to separate account known as calls in advance account. The amount is shown into the capital of the company. ये capital of the company नहीं हो सकता. कब तक कंपनी उसको पैसा नहीं मांगती. एक तरीके का बैलेंस शीट में दिखा देते हैं ये पैसा एडवांस में आया हुआ है और हम इसको अभी अलॉट डिमांड नहीं किए हैं, तो ये कैपिटल में ऐड नहीं हो सकता. कब तक? जब तक वो डिमांड नहीं. कंपनीज में पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम. कंपनी जो है 12% का इंटरेस्ट पे कर सकती है कॉल्स इन एडवांस के रूप में. मतलब समझो अगर किसी ने आपके पास कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट में आपने पैसा मांगा, किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, तो जिस दिन कॉल का अलॉटमेंट हुआ उसके बाद से लेके जिस दिन तक आप फर्स्ट कॉल करोगे तो फर्स्ट कॉल के एडवांस पे उतने महीने का इंटरेस्ट, जब फाइनल कॉल करोगे तो अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल के पे जो पैसा एक्स्ट्रा आया था उस पर आप 12% का इंटरेस्ट दे सकते हो. कॉल्स इन एरियर कैसे कहते हैं? व्हेन द कंपनी सेंड्स नोटिस टू द शेयर होल्डर्स टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी, या तो कॉल मनी के लिए किया हो या अलॉटमेंट का पैसा मांगा हो, इट हैज़ टू बी पेड बाय देम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. तो ये शेयर होल्डर्स का काम है कि वो पैसा उस टाइम पीरियड में पे करे. इफ इट इज़ नॉट पेड बाय देम इट इज़ नोन एज calls in arrear. Such arrear are transferred to the account termed as calls in arrear account. According to the table A of the article of association are silent. अगर कहता क्या कंपनीज एक्ट का टेबल ए, अगर बिजनेस का या कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, कुछ नहीं दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना कम हम शेयर होल्डर पे चार्ज कर सकते हैं, तो वो मैक्सिमम 10% तक चार्ज किया जा सकता है. ऐसा नहीं कि नहीं चार्ज किया जा सकता. जैसे डीड में था ना, डीड में पार्टनरशिप में डीड में नहीं है तो नहीं चार्ज करेंगे, नहीं. यहाँ पे कहता क्या, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइलेंट है तो भी हम टेबल एफ को फॉलो करते हुए 10% तक ले सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम है 10%. तो कॉल्स इन एडवांस पे कितना हुआ? 12%. कॉल्स इन एरियर पे कितना हुआ? 10%. 2% या 2 नंबर्स याद रखो. और अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो कि 12% किस पे है, 10% किस पे है, याद रखना हमें जो मिलने वाला है उसका रेट कम है और हमें जो पे करना है उसका रेट ज़्यादा है. हम पे करेंगे कॉल्स इन एडवांस पे तो 12%, हम रिसीव करेंगे कॉल्स इन एरियर पे तो वो है 10%. ये दो चीज़ों को याद रखिएगा. हमने अकाउंटिंग में ये भी देख रखा है कि कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं प्रीवियस वीडियो में, और ये भी देख रखा है कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री करते टाइम पे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर कैसे एंट्री करते हैं और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर भी कैसे करते हैं. ये चीज़ें हम अकाउंट्स में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. आज हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू. अगला स्लाइड्स में हम देखेंगे इसके कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं. इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं. एक क्वेश्चन इसमें इलिस्ट्रेशन के रूप में मैं आज डिस्कस कर दूंगा. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या? इफ ए शेयर होल्डर्स फेल टू पे द ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल और शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, the board of directors may decide to forfeit his membership of the company. Within the cancellation, the defaulting shareholders also loses the amount paid by him on such share. Thus, when a shareholder is deprived for his membership due to non-payment of call, it is known as forfeiture of share. और ये कोई यूनिक कैटेगरी नहीं है. नॉर्मल से केसेस में अगर आपने कोई एसेट्स को परचेस करने के लिए कोई अमाउंट दे रखा, जैसे आपने कहा कि ये मैं बाइक खरीदूंगा, ये 1000 रुपया ले लो एडवांस के रूप में, बाकी मैं बाइक 2 महीने में खरीद लूंगा. अगर 2 महीने में आप बाइक नहीं खरीद पा रहे हो तो वो पैसा जो आपने एडवांस दिया था वो जब्त हो जाता है. उसको हम जब्त कहते हैं. यहाँ पे हम उसी को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं. और इन शॉर्ट कह सकते हो, व्हेन आफ्टर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट, इफ द शेयर्स आर कैंसिल्ड, मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स आर कैंसिल्ड, देन दैट इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर. इसको हम फॉरफीचर शेयर कहते हैं. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में आप कहते हो या एट पार पे हो सकता है, एट प्रीमियम पे हो सकता है. अगर हमने शेयर को इशू किया है, पार के बारे में हमने जर्नल एंट्री कर रखा था, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से. आगे आप कहते क्या है, प्रीमियम पे अगर हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो भी हमने डिस्कस कर रखा है कि प्रीमियम के केस में जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आया है या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया है. अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो गया प्रायर टू द फॉरफीचर, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ शेयर फॉरफिटेड हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी प्रायर टू द फॉरफीचर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल नॉट अफेक्ट दिस केस ऑफ जर्नल एंट्री. वो हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि उस केस में जर्नल एंट्री में प्रीमियम को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे. जब
पैसा नहीं आया होगा, ड्यू किया और नहीं आया है, और तो ड्यू के केस में प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर रखा था, उसको कैंसिल करने के लिए हम प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। तो अगर पैसा नहीं आया है तो हम करते हैं एंट्री। देखो अगर पैसा आ चुका था तो हमने कुछ नहीं किया था उस एंट्री में, और यहाँ पे देखो पैसा आ चुका है, हमने क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा गया, जितना हमने कॉल्ड अप कर रखा था और जितना शेयर्स को फॉरफिट कर रहे थे। उसके बाद फॉरफीचर में कौन सा पैसा गया, जितना हमने रिसीव कर रखा है, और जितना हमने नहीं मिला है वो क्या कहलाएगा आपका कॉल सीनियर, या जिस कॉल पे नहीं पैसा मिला हो तो उसको लिखते हैं। लेकिन अगर वो पैसा फॉरफीचर का के टाइम पे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया होगा तो एंट्री में थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे किस अमाउंट से, उस अमाउंट से जितना हमने कॉल्ड अप कर रखा। मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉल्ड अप का वर्ड, हमेशा टोटल वैल्यू से मत कर दीजिएगा एंट्री कि 10 रुपये का शेयर था, 50 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 नहीं। अगर कॉल्ड अप फुल हो चुका है या फॉरफीचर को फुल्ली कॉल्ड अप के बाद होगा तो 10 से करेंगे। लेकिन अगर 8 रुपीज़ तक या 7 रुपीज़ तक ही कॉल्ड अप है और 7 रुपीज़ के कॉल्ड अप के बाद या फाइनल कॉल से पहले अगर फॉरफिट कर दिया जा रहा है तो जितना कॉल्ड अप होगा उसी से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ये है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कौन सा पैसा, जो पैसा हमने शेयर्स के कैपिटल के रूप में मांगा था प्रीमियम पे लेकिन वो नहीं मिला है, उस कॉल पे ही कॉल सीनियर हो गया है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। टू शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा, जितना पैसा उस कॉल से पहले उस शेयर्स का आ चुका होगा तो उसको शेयर फॉरफीचर में। टू अनपेड कॉल मतलब अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था टू फर्स्ट कॉल, सेकंड का नहीं आया था टू सेकंड कॉल, मतलब जितना पैसा नहीं आया है ड्यू का कॉल्ड अप के बाद उन सब के यहाँ लिखेंगे। और अगर आपने कॉल सीनियर अकाउंट बनाकर जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो इस टू कॉल्ड अप अकाउंट कॉल की जगह पे आप क्या लिखेंगे, टू कॉल सीनियर करके, क्योंकि ऊपर की जर्नल एंट्रीज में आपने कॉल सीनियर कर रखा होगा तो यहाँ पे कॉल सीनियर करके खत्म करेंगे। और अगर क्योंकि अगर मान के चलो जब शेयर्स को कैंसिल कर दे रहे हैं तो कोई ड्यू तो रहा नहीं, मान लो 500 रुपया किसी ने एडवांस दिया था बाइक खरीदने के लिए, अब वो पैसा उसका जब्त कर रहे हैं तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा सकते कि 50,000 में बाइक लेना था तो 49,500 उसका ड्यू है। अब वो पैसा खत्म हो चुका है, डूब चुका उस बंदे का, 500 आपके पास आ चुका है और उस पर कुछ ड्यू नहीं रहा है, इसलिए शेयर को कैंसिल करने टाइम पे कॉल सीनियर के अकाउंट को खत्म कर देते हैं हम। आगे आपके पास एक इलस्ट्रेशन देख लो, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफर्ड पब्लिक ऑफ ₹50,000 शेयर्स और 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीमियम इसने लिख रखा है, किस पे है, अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं दिया हो तो आपको क्या करना होगा, आपको अलॉटमेंट पे ही चार्ज करना होगा। अगर कहीं वैसे मान के चलो ये लिख देता है यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 तो ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन नहीं होते तो आपको ये मानना होगा कि हम अलॉटमेंट पे ही चार्ज। दूसरा काम क्या कीजिएगा, एग्जाम में आप इस पॉइंट को ऐड करके चेक कर लीजिएगा। आपके पास 20 का है तो 12 और 4 कितना हुआ, 16 और 5 कितना हुआ आपके पास, देखो 12 और 8 10 हो, 20 हो गया और 5 25। तो इसका मतलब क्या, ये 12 रुपीज़ में 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग है। कभी कभी क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और लिखेगा ये अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर है और इंक्लूडिंग का वर्ड हटाकर प्रीमियम लिखेगा। तो अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं सारे कॉल को और वो फेस वैल्यू के बराबर हो रहा है तो प्रीमियम का पैसा इसमें अलग से जोड़ना होगा। इस केस में 12 रुपीज़ में प्रीमियम है, मतलब 7 + 5 का है। 7 रुपीज़ आपके पास किस चीज़ का है, आपके पास कॉल का है और बाकी पैसा कैपिटल का और बाकी 5 रुपीज़ प्रीमियम का है आपके पास। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, देखो और कहता क्या है, एप्लीकेशन व रिसीट फॉर ऑल द शेयर्स। एप्लीकेशन सारे का आ गया है। अलॉटमेंट वर मेड ऑल द एप्लीकेंट्स इन फुल सब्सक्रिप्शन पे दे दिया। कहता आशिमा फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 200 शेयर हेल्ड बाय हर। दो और हमने पूरा पैसा मांग लिया था तो 200 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। फेस वैल्यू कितने पे है, 20 रुपीज़ से। दो चीज़ बार बार याद रखो शेयर कैपिटल के अकाउंटिंग में, शेयर कैपिटल की एंट्री जब भी होगी फेस वैल्यू से होगी, कॉल्ड अप अमाउंट तक होगी। प्रीमियम को हम नहीं यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल में। तो 20 रुपये का शेयर था, 200 शेयर, 200 ×
220 तो 4000। हमने कॉल क्या कर रखा है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रखा था। जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रखा था तो ये 5 रुपये प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो जब प्रीमियम नहीं दे रही है, दिया हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अगर इस बंदी ने दे रखा होता फर्स्ट कॉल तक का पैसा या अलॉटमेंट का दे रखा होता तो प्रीमियम यहाँ नहीं आता। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, 200 पर पे 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया। उसके बाद फॉरफीचर में कितना पैसा आया होगा, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ आया, क्योंकि अलॉटमेंट्स उसने दिया नहीं है, तो 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आया है। तो पैसा फॉरफिटेड में 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 1000। अलॉटमेंट में पैसा कितना आया है, 200 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्यों, 7 रुपीज़ का वो है जो कैपिटल में यहाँ का हिस्सा है, और 5 रुपीज़ कहाँ का हिस्सा है, ये तो ये 12 रुपीज़ से हमने शेयर अलॉटमेंट को किया। फर्स्ट कॉल का पैसा 4 रुपया है और फाइनल कॉल का पैसा भी 4 रुपया है। तो 200 × 4 200 × 4 करके हमने इस एंट्री को किया। ये है फॉरफीचर की एंट्री अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया होगा। इस एक इलस्ट्रेशन से आप बेसिक चीज़ों को समझ सकते हो। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि री इशू अंडर फॉरफिटेड शेयर, अगर फॉरफिटेड शेयर को हमने री इशू करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर रखा है। अब उस फॉरफिट शेयर को क्या करेगी, किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को इशू करेगी। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, जब री इशू कर रहे हैं हम शेयर को, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना हमने शेयर फॉरफीचर के केस में उस शेयर पे वसूल रखा। मतलब जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल दिया कि 50,000 रुपीज़ में बाइक बेचना था और अब 500 पिछली बार बंदे से मैंने एडवांस कर उसको रख लिया, वो नहीं खरीद पाया, तो अब अगली बार हम क्या कर सकते हैं, 49,500 में बाइक बेच सकते हैं, क्योंकि 500 तो मेरे पास पहले से ही आ चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा। कहता है फॉरफीचर्ड शेयर मे बी री इशूड टू द कंपनीज डायरेक्टर्स बाय द कंपनी डायरेक्टर फॉर एनी अमाउंट बिट if such shares are issued at a discount, then the amount of discount should not be exceeded to the actual amount received on the forfeiture share plus original discount। अब ये वाला पार्ट irrelevant है, क्योंकि हम इशू को नहीं कर सकते डिस्काउंट पे। तो जितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना, जितना फॉरफीचर पे आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना शेयर यहाँ पे जब भी री इशू होता है वो जनरल केसेस में लमसम होता है। तो मान लो 10 का शेयर था, 8 में आप इशू कर दे रहे हो, तो जितना शेयर, मान लो पिछले एग्जाम्पल में था 200 शेयर हमने आशिमा का फॉरफिट किया था, 200 शेयर्स को हम अगर री इशू कर दे रहे हैं तो 8 रुपये पे 200 × 8 यहाँ पे लिख देंगे। फॉरफीचर में क्योंकि पिछले में देखा था हमने 5 रुपये रिसीव कर लिया था, हम 2 ही का डिस्काउंट दे रहे थे, तो शेयर फॉरफिटेड में 2 रुपया चला जाएगा, उससे एडजस्ट कर लेंगे हम। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमेशा फेस वैल्यू से आएगा। कितने से, हमारे पास 20 का शेयर था, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 यहाँ चला जाएगा। और अगर कभी कभी कंपनी कहती है कि शेयर को हम री इशू प्रीमियम पे करेंगे, तो याद रखोगे फिर ये वाला अमाउंट नहीं आएगा, फिर होगा बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये तभी आता है फॉरफीचर का अमाउंट जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं, फेस वैल्यू से कम पे करते हैं। और अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के केस में चला जाएगा। और ये याद रखो, पिछले क्लास में बता चुका, आफ्टर द री इशू इफ देयर इज नो बैलेंस इनटू द शेयर फॉरफीचर अकाउंट देन देयर विल बी नो कैपिटल प्रॉफिट। जब जितना हम, जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि अगर आप देखो पिछले केस में, इस क्वेश्चन में हमने शेयर फॉरफीचर में कितना लिया था, 5 रुपये पे 1,000 रुपया, और अगर री इशू में हमें वो 1,000 रुपया यहाँ पे लग जाता है तो हमारे पास कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 400 लगता है तो 600 हमारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। वो भी क्यों, क्योंकि हमने पूरे शेयर्स को री इशू कर दिया है। तो अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसको हम शेयर फॉरफीचर में नहीं रखेंगे, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर देखो यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, और पिछले एंट्री में क्या हुआ था, पिछले एंट्री में वो क्रेडिट हुआ होगा। तो पिछली एंट्री का क्रेडिट जो है, यहाँ पे देखो क्रेडिट था, तो ये क्रेडिट और ये 2 डेबिट मिलके आपस में खत्म हो जाना चाहिए। मतलब कि शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होगा अगर शेयर को री इशू कर दिया गया। हाँ, री इशू से पहले अमाउंट फॉरफीचर में रखा होता है, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट री इशू के टाइम पे जो फेस वैल्यू से कम में जो पैसे पे हम इशू करते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए वो तब तक फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा रहेगा शेयर्स आपके पास। एक इलस्ट्रेशन से यहाँ पे देख सकते हो, इलस्ट्रेशन में क्या है कि कैपिटल पे इशू किया, फॉरफीचर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर का अब लॉजिक नहीं है। हम आपको डिस्काउंट
क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि डिस्काउंट पे कंपनी अब शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और बचा था रिवीजन के लिए, जो हम पिछले क्लास में देख चुके थे कि कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में क्या है। समटाइम्स शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर्स of the company in lieu of the services provided by them among the incorporation of the company. The issue price of these shares are normally debited to the goodwill account and the journal entry will be made as follows. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी वो सवाल पूछा है कि अगर हमने कॉरपोरेटर को इशू कर रखा है शेयर्स तो हम किस वैल्यू पे करेंगे। तो हमें याद रखा, अगर हमने प्रमोटर्स को इशू किया है शेयर तो हम उसके लिए जो जर्नल एंट्री प्रोवाइड करते हैं वो किस पे करते हैं? वो गुडविल पे करते हैं, प्रमोटर्स अकाउंट नहीं करेंगे। प्रमोटर्स किसको कहते हैं? द पर्सन ऑन हुज द आइडियाज ऑफ द बिजनेस इज हैविंग इन द माइंड, जिसकी सोच से बिजनेस चला है। तो जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ शेयर उसको हम बिना किसी पैसे के दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रमोटर कहते हैं। उसके लिए जो जर्नल एंट्री होता है वो होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी याद रखिएगा, प्रमोटर्स को जब हम देते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम काम के लिए पैसा, उसको हम गुडविल में ट्रांसफर करते हैं। और अगर किसी खर्च के लिए करते हैं तो अभी पिछले में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए देखा था। अब किसी एसेट्स को परचेस करने के लिए करेंगे तो एसेट्स टू वेंडर, और फिर वेंडर टू दूसरा करेंगे वेंडर टू शेयर कैपिटल। तो ये चीज़ें हम पिछले क्लासेस में दे रखे हैं। पार प्रीमियम पे भी कैसे इशू कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं। अगर प्रीमियम पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर को का अमाउंट कैंसिल होगा, शेयर कैपिटल कम जाएगा, बाकी पैसा प्रीमियम पे होगा। इस तरीके से शेयर के चैप्टर में आपके पास इतना कुछ पढ़ने को है। होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड रिवाइज द चैप्टर एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क फ्रॉम द दिस चैप्टर। एक छोटा सा टॉपिक ये भी होता है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑलवेज रिमेंबर इक्विटी शेयर होल्डर्स और द रियल मेंबर्स ऑफ द कंपनी।